नमस्कार बच्चों, गुरुकुल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की जो क्लास होगी वो नदियों से संबंधित सवालों पर होगी। नदियों को यदि आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो हमारी गुरुकुल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर ही नदियों के बारे में कुछ वीडियो पड़े हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं। और आज हम नदियों से संबंधित सवालों की एक श्रृंखला लेकर के आए हैं। आज उसका पार्ट 1 हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा दूसरे और तीसरे पार्ट में भी हम लोग नदियों से संबंधित सवालों को डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं नदियों से संबंधित सवाल। और ये जो नदियां हैं वो भारत की नदियों से संबंधित जो क्वेश्चन है। तो देखते हैं पहला सवाल कौन सा है। पहला सवाल है, गंगा नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती अपवाय का, अनुवर्ती अपवाय का, अक्रमवर्ती अपवाय का, और चौथा है परवर्ती अपवाय का। तो इसका जो सही जवाब है वो है बच्चों पहला आंसर इसका सही है, पहला ऑप्शन सही है, पूर्ववर्ती अपवाय का। और इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट रिवर। पूर्ववर्ती अपवाय, एंटीसीडेंट रिवर। किन नदियों को एंटीसीडेंट रिवर कहते हैं? ऐसी नदियां जो अपने मार्ग में आई हुई बाधाओं को काट करके आगे बढ़ती हैं और इन बाधाओं के कारण अपने रास्ते में परिवर्तन नहीं करती हैं, उन नदियों को एंटीसीडेंट रिवर के नाम से जाना जाता है। जैसे एंटीसीडेंट रिवर में सिंधु नदी, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी जैसी जो नदियां हैं वो एंटीसीडेंट रिवर के अंतर्गत आती हैं। और हिमालय का एक तरफ से उत्थान होता रहा और हिमालय के उत्थान के बावजूद भी इन नदियों ने अपने रास्ते को चेंज नहीं किया और ये हिमालय को काट करके आगे बढ़ी, इसलिए इन नदियों को एंटीसीडेंट रिवर के नाम से जाना जाता है। तो कुछ एग्जाम्पल याद रखिएगा। जैसे एंटीसीडेंट रिवर में गंगा रिवर आ जाएगी, इंडस रिवर ये एक एंटीसीडेंट रिवर है, इंडस रिवर, सतलज रिवर, और इसके अलावा जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो भी एंटीसीडेंट रिवर के अंतर्गत आएगी। दूसरा इसमें है अनुवर्ती अपवाय का। इसको कॉन्सिक्वेंट रिवर के नाम से जाना जाता है। ऐसी नदियां जो अपने मार्ग में अवरोध के कारण अपने रास्ते को चेंज कर लेती हैं, उन नदियों को कॉन्सिक्वेंट रिवर के नाम से जाना जाता है। जैसे चंबल, बेतवा, केन, टोंस, ये सारी की सारी नदियां कॉन्सिक्वेंट रिवर के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो गंगा नदी किसका उदाहरण है? पूर्ववर्ती अपवाय का, यानी एंटीसीडेंट रिवर। जो दूसरा सवाल है, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। आप जानते हैं कि गंगा नदी पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में जाती है और बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। और बांग्लादेश में ही जो ब्रह्मपुत्र नदी है इस पद्मा नदी से आकर के मिलती है। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। तो जमुना क्या है? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का जो नाम है वो जमुना है। और पद्मा क्या है? बांग्लादेश में गंगा का जो नाम है वो पद्मा है। और पद्मा और जमुना की ये संयुक्त जलधारा पद्मा के नाम से आगे बढ़ती है। और इसी पद्मा नदी में मणिपुर से निकलने वाली एक नदी आकर के मिलती है जिसको मेघना या बराक नदी के नाम से जाना जाता है। जब मेघना नदी पद्मा नदी में मिल जाती है तो इन दोनों की जो संयुक्त जलधारा है वो मेघना नाम से जानी जाती है। और मेघना नाम से ही गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का जो जल है वो डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहते हैं। और मेघना क्या है? मेघना या बराक नदी ये मणिपुर से निकलती है और बांग्लादेश में पद्मा से मिलती है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। जो नेक्स्ट सवाल है, सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं
तो सुंदरबन का डेल्टा जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, इस डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। आप जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा, विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है, विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है उसे कहा जाता है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। और यह डेल्टा का यदि आकार पूछा जाए तो इस डेल्टा का आकार चापाकार है, इस डेल्टा का आकार चापाकार है। और यदि इसकी प्रकृति पूछी जाए कि इस डेल्टा का नेचर कैसा है, तो इसका जो नेचर है वो प्रगतिशील डेल्टा है, प्रोग्रेसिव डेल्टा है। यह डेल्टा कैसा है? प्रगतिशील, यानी इस डेल्टा का लगातार रूप से निर्माण बढ़ रहा है और इसलिए ये प्रगतिशील डेल्टा है। आकार में ये चापाकार डेल्टा है और इसे सुंदरबन के डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। इसे सुंदरबन का डेल्टा इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सुंदरी नामक मैंग्रोव वृक्षों की अधिकता है। सुंदरी नामक जो मैंग्रोव वृक्ष हैं ये यहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं और इसीलिए इस डेल्टा को सुंदरबन के डेल्टा के नाम से जाना जाता है। यह डेल्टा पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में विस्तृत है बच्चों। नेक्स्ट जो सवाल है वो है मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो मंदाकिनी बच्चों किसकी सहायक नदी है? मंदाकिनी अलकनंदा की सहायक नदी है। मंदाकिनी अलकनंदा की सहायक नदी है। और जो अलकनंदा नदी है इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम लोग उत्तराखंड के 4 धाम पढ़ते हैं। उत्तराखंड के 4 धाम में एक बद्रीनाथ, उत्तराखंड के 4 धामों में जो दूसरा धाम है केदारनाथ, फिर उत्तराखंड का तीसरा धाम है बच्चों गंगोत्री और उत्तराखंड का जो चौथा धाम है उसे कहा जाता है यमुनोत्री। तो बद्रीनाथ से होकर के एक नदी बहती है जिसको कहा जाता है अलकनंदा नदी। तो ये नदी बच्चों है अलकनंदा नदी। आगे और सवालों में इस एक्सप्लेनेशन का आप यूज कर सकते हैं। और अलकनंदा नदी का उद्गम जिस ग्लेशियर से होता है, अलकनंदा नदी का उद्गम जिस ग्लेशियर से होता है उसे कहा जाता है सतोपंत ग्लेशियर, उसे कहते हैं सतोपंत ग्लेशियर। तो अलकनंदा नदी का उद्गम सतोपंत ग्लेशियर से होता है। यह नदी चमोली जिले में स्थित बद्री विशाल तीर्थ से होकर के बहती है। केदारनाथ में ग्लेशियर है जिसको बोलते हैं चौराबाड़ी ग्लेशियर। और ये जो चौराबाड़ी ग्लेशियर है, इस ग्लेशियर से जो नदी निकलती है उसको कहा जाता है बच्चों मंदाकिनी नदी, उसको कहते हैं मंदाकिनी नदी। और ये जो मंदाकिनी नदी है ये अलकनंदा नदी से कहाँ पर मिलती है? रुद्रप्रयाग में। अलकनंदा नदी से रुद्रप्रयाग में मिलती है। आप जानते हैं कि गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से गंगा का उद्गम भागीरथी के रूप में होता है। गंगा का उद्गम भागीरथी के रूप में होता है। और ये जो भागीरथी नदी है वो बच्चों देवप्रयाग में किस नदी से मिल जाती है? अलकनंदा नदी से मिल जाती है। और जैसे ही भागीरथी नदी अलकनंदा से देवप्रयाग में मिल जाती है तो फिर इस नदी का नाम हो जाता है गंगा नदी। तो सवाल पूछा गया है कि मंदाकिनी नदी किसके अंतर्गत आएगी? तो मंदाकिनी किसकी सहायक नदी है? अलकनंदा की सहायक नदी है बच्चों। ठीक है, तो मंदाकिनी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? इसका सही जवाब है अलकनंदा नदी। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है या भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलती हैं? तो इसका जो सही जवाब है वो है देवप्रयाग। भागीरथी और अलकनंदा नदियां देवप्रयाग में मिलती है। और रुद्रप्रयाग में बच्चों कौन मिलता है? रुद्रप्रयाग में मिलता है अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां मिलती हैं रुद्रप्रयाग में। जो कर्णप्रयाग है, उस कर्णप्रयाग में पिंडार नदी और
अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं, और विष्णुप्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये अलकनंदा नदी है, तो अलकनंदा नदी से एक नदी मिलती है जिसका नाम है पिंडार नदी, और ये पिंडार नदी कहाँ पर मिलती है अलकनंदा नदी से? इसका सही जवाब है कर्णप्रयाग। और इसी अलकनंदा नदी से एक नदी विष्णुप्रयाग में मिलती है जिसको बोलते हैं धौली गंगा। तो धौली गंगा कहाँ पर मिलती है? ये मिलती है बच्चों विष्णुप्रयाग में। धौली गंगा कहाँ पर मिलती है? ये मिलती है विष्णुप्रयाग। तो एक तो उत्तराखंड के 4 धाम और पंचप्रयाग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पंचप्रयागों में एक प्रयाग देवप्रयाग हो गया, जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं। पंचप्रयागों में दूसरा रुद्रप्रयाग हो गया, तीसरा कर्णप्रयाग हो गया, और चौथा विष्णुप्रयाग हो गया। एक और है बच्चों जिसे नंद प्रयाग के नाम से जाना जाता है। नंद प्रयाग में अलकनंदा नदी से कौन सी नदी मिलती है? नंदाकिनी नदी। तो नंद प्रयाग में अलकनंदा नदी से नंदाकिनी नदी मिलती है। ठीक है, तो ये क्लियर है। उत्तराखंड के 4 धाम और पंचप्रयाग। ठीक है, और नेक्स्ट सवाल चलिए। तो आप ये चारों सीख गए। कर्णप्रयाग में कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं, रुद्रप्रयाग में कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं, विष्णुप्रयाग में, और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल है, उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। तो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहने वाली नदी है मंदाकिनी नदी। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के बीच में बहने वाली नदी है जो मंदाकिनी नदी। अब देखिए यहाँ पर ये केदारनाथ है, और ये रुद्रप्रयाग है। तो केदारनाथ से लेकर के रुद्रप्रयाग तक कौन सी नदी बहती है? मंदाकिनी नदी बहती है। नेक्स्ट सवाल, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी मतलब वह नहीं है, भारत की सबसे बड़ी जो वाह नदी है वो है बच्चों गंगा नदी। भारत की सबसे बड़ी, जैसे गंगा नदी की कुल लंबाई हम लोग पढ़ते हैं 2525 किलोमीटर। नर्मदा की लंबाई लगभग 1320 किलोमीटर के आसपास है। गोदावरी की लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर के आसपास है, और महानदी की लंबाई लगभग 858 किलोमीटर के आसपास है। तो भारत की सबसे बड़ी जो वाह नदी है इसमें सही जवाब होगा गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर, नर्मदा की लंबाई 1320 किलोमीटर, गोदावरी की 1465 किलोमीटर, और महानदी की लंबाई 858 किलोमीटर। और गंगा के बाद में भारत की जो दूसरी सबसे बड़ी नदी है वह है बच्चों गोदावरी नदी, जिसे दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है को चिन्हित कीजिए। तो गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, और इसका सही जवाब बच्चों गोमती नदी। क्यों? क्योंकि गोमती नदी का उद्गम पीलीभीत जिले की फुल्लर झील से होता है। गोमती का उद्गम पीलीभीत जिले की फुल्लर झील से होता है। गोमती का उद्गम पीलीभीत जिले की फुल्लर झील से होता है। फुल्लर झील से होता है। और यह नदी पीलीभीत, लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर इत्यादि जिलों से प्रवाहित होती हुई गाजीपुर में गंगा नदी से मिल जाती है। गाजीपुर में गंगा नदी से मिलती है। और गोमती नदी के किनारे पर जो बसे प्रमुख शहर हैं उनमें एक नाम याद रखिएगा, लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? गोमती। दूसरा नाम है बच्चों जौनपुर, और तीसरा नाम है सुल्तानपुर। तो
लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर ये किस नदी के तट पर स्थित है? गोमती नदी के तट पर। और गोमती की एक सहायक नदी है जिसका नाम है सई नदी। गोमती की एक सहायक नदी है जिसका नाम है सई नदी। और उत्तर प्रदेश का जो प्रतापगढ़ है, जो अपने आंवले के उत्पादन के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, तो पूछा जाए प्रतापगढ़ किस नदी के तट पर स्थित है, तो आप बताओगे सई नदी। और सई किसकी सहायक नदी है? सई गोमती की सहायक नदी है। गोमती की एक और सहायक नदी है जिसको कुकरेल नदी के नाम से जाना जाता है, जिसको कुकरेल नदी। और कुकरेल लखनऊ के समीप पड़ता है। और कुकरेल में घड़ियाल संरक्षण केंद्र है बेटा। एकमात्र घड़ियाल संरक्षण केंद्र कहाँ पर है? वो कुकरेल में है। तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि कुकरेल वन क्षेत्र कहाँ पर है, तो आप बताओगे लखनऊ में। एकमात्र घड़ियाल संरक्षण केंद्र कहाँ पर है? वो कुकरेल में है। कुकरेल क्या है? कुकरेल गोमती की एक सहायक नदी है और गोमती की दूसरी सहायक नदी सही है, जिसके तट पर प्रतापगढ़ बसा हुआ है। अब जैसे सोन नदी है, तो सोन नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है, जो कि मैकाल पहाड़ियों की सबसे ऊंची है मध्य प्रदेश में। अमरकंटक से इसका उद्गम होता है सोन नदी का। तो ये एक प्रकार से इसका उद्गम जो है बेटा पर्वतीय क्षेत्र से होता है। दूसरा शारदा अथवा सरयू नदी। तो शारदा जो नदी है इसका उद्गम हिमालय से होता है। शारदा का उद्गम हिमालय से होता है। हिमालय में उत्तराखंड में शारदा नदी का उद्गम काला पानी क्षेत्र से होता है। मिलाप ग्लेशियर। ये सरयू बेटा घाघरा नदी है, घाघरा है, इसका उद्गम मपसा तुंग ग्लेशियर से होता है। और रामगंगा नदी का भी उद्गम उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित दूधा टोली श्रेणी से होता है। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि सोन नदी का उद्गम पर्वतीय अथवा पठारी क्षेत्र से होता है। शारदा अथवा सरयू नदी का उद्गम जो है हिमालय से होता है। रामगंगा नदी का उद्गम भी हिमालयी क्षेत्र से होता है। तो मैदानी क्षेत्र से कौन सी एक नदी बची? गोमती नदी। और अगर पूछा जाए कि मैदानी क्षेत्र से निकलने वाली गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी क्या है, तो भी आप बताओगे बच्चों गोमती नदी इसका सही जवाब है। निम्नलिखित नदियों में कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो यमुना की सहायक नदी नहीं है बच्चों रामगंगा। रामगंगा किसकी सहायक नदी है? रामगंगा गंगा की सहायक नदी है। रामगंगा गंगा की सहायक नदी है। और ये जो रामगंगा नदी है ये यूपी में किस जिले से प्रवेश करती है? बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। यूपी में बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। और कन्नौज हरदोई के समीप यह गंगा नदी से मिल जाती है। तो ये तथ्य याद रखिएगा रामगंगा नदी। और रामगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? रामगंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड से होता है। उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल जिले की दूधा टोली श्रेणी से रामगंगा नदी का उद्गम होता है। और यह नदी उत्तराखंड से प्रवाहित होती हुई यूपी में किस जिले से प्रवेश करती है? बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। बिजनौर मुरादाबाद, बरेली, रामपुर इत्यादि जिलों से प्रवाहित होती हुई कन्नौज और हरदोई के बॉर्डर पर स्थित जो है बेटा ये गंगा नदी में मिल जाती है। अब पूछा जाए कि यूपी का मुरादाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? रामगंगा नदी। बरेली किस नदी के तट पर स्थित है? रामगंगा नदी पर ही उत्तर प्रदेश में बिजनौर और काठी जैसे बांधों का निर्माण किया गया है। तो इसका सही जवाब है रामगंगा। और बेतवा किसकी सहायक नदी है? बेतवा यमुना की सहायक नदी है, जो हमीरपुर में यमुना नदी से मिलती है। चंबल ये बेटा इटावा के समीप पंचनदा में यमुना नदी से मिलती है। केन नदी ये बांदा में यमुना नदी से मिलती है। बेतवा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में रायसेन जिले के कुमरा गांव से होता है, विंध्य पर्वत श्रेणियों से होता है। और यह नदी उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश दो राज्यों से बहती है। और यूपी में सबसे पहले यह नदी ललितपुर जिले से प्रवेश करती है।
और इसके बाद में चंबल नदी का उद्गम भी मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत श्रेणियों में इंदौर के समीप जाना पाओ पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। और यह नदी भी यूपी में इटावा में पंचनदा के समीप यमुना नदी से मिलती है। केन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में कटनी जिले से होता है, कैमूर की पहाड़ियों से होता है जो विंध्य पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ही आती हैं। और केन नदी 2 राज्यों से बहती है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में यह नदी बांदा जिले से प्रवेश करती है और बांदा में ही यमुना नदी से मिल जाती है। जहाँ तक चंबल का सवाल है तो चंबल 3 राज्यों से बहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर बांध या जवाहर सागर जैसे बांध बने हुए हैं बेटा। चंबल नदी के किनारे ही कोटा बसा हुआ है। कोटा किस नदी के किनारे पर है? चंबल नदी के किनारे पर कोटा बसा हुआ है। और चूलिया जलप्रपात भी चंबल नदी पर ही है जो कि राजस्थान में है बेटा। ठीक है। बेतवा नदी और केन नदी आप जानते हैं अमृत क्रांति के तहत भारत की जो सबसे पहली नदी जोड़ो परियोजना है वो बेटा केन बेतवा लिंक परियोजना है, जिसमें केन नदी के जल को किस में डाला जाएगा? बेतवा नदी में डाला जाएगा। और बेतवा नदी पर जैसे पारीछा बांध बना है, बेतवा नदी पर माता टीला बांध बना है, बेतवा नदी पर राजघाट परियोजना है, बेतवा नदी पर झांसी में सुकमा डुकमा बांध बना हुआ है। और बेतवा की कई सारी सहायक नदियां हैं। बेतवा में जैसे बेतवा की प्रमुख सहायक नदियों में एक घसान नदी है बेटा। बेतवा की प्रमुख सहायक नदियों में सहजाद, सजनाम, जैमिनी, रोहिणी ये सभी बेतवा की सहायक नदियां हैं। और बेतवा की इन सहायक नदियों में ललितपुर जिले में कई सारे बांधों का निर्माण किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट जो सवाल है यमुना नदी का उद्गम स्थान। तो यमुना नदी का उद्गम स्थान यमुनोत्री ग्लेशियर के बंदर पूंछ से होता है। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर में बंदर पूंछ से निकलती है। और यमुना नदी कितने राज्यों से बहती है? तो यमुना नदी उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड से निकल करके हिमाचल प्रदेश में जाती है। हिमाचल से हरियाणा और हरियाणा से दिल्ली और दिल्ली से फिर आती है बच्चों उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में आप याद रखिएगा यूपी में यमुना नदी किस जिले से प्रवेश करती है? सहारनपुर जिले से प्रवेश करती है। और उत्तर प्रदेश के लगभग 13 जिलों से प्रवाहित होती हुई यह यमुना नदी प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। यह यमुना नदी प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। यमुना नदी को भारत में अत्यधिक प्रदूषण के कारण खुला नाला के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती? तो चंबल में ना मिलने वाली नदी है बच्चों बेतवा नदी चंबल की सहायक नदी नहीं है, जबकि बेतवा नदी यमुना की सहायक नदी है। तो बेतवा यमुना में मिलती है। इसके अलावा क्षिप्रा नदी ये चंबल नदी की सहायक नदी है। और इसी क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन स्थित है महाकालेश्वर जो मंदिर है। और यहीं पर क्षिप्रा नदी के तट पर ही उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ का आयोजन किया जाता है। तो ये क्षिप्रा चंबल की सहायक नदी है। काली सिंध जो है चंबल की सहायक नदी है। और पार्वती भी चंबल की सहायक नदी है। और पार्वती और बेतवा कभी पूछा जाए कि भोपाल किन नदियों के दोआब में स्थित है? तो भोपाल तो वैसे किसी नदी के किनारे पर स्थित नहीं है, लेकिन भोपाल दोआब में स्थित है। दोआब का मतलब होता है 2 नदियों के बीच की जगह। तो जो भोपाल है वो पार्वती और बेतवा नदियों के दोआब में स्थित है बच्चों। तो और इनके अलावा चंबल की सहायक नदियों में आप और नदियां भी याद कर सकते हैं, जैसे बनास नदी ये चंबल की सहायक नदी है। खारी नदी और ये भी चंबल की सहायक नदी है। बनास और खारी ये नदियां भी चंबल की सहायक नदियां हैं।
इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? तो गंगा की उत्तर वाहिनी सहायक नदियों में सही जवाब है सोन नदी, सोन नदी। और इनको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर हम गंगा नदी तंत्र को एक डायग्राम के द्वारा समझें तो गंगा नदी तंत्र में जैसे मान लीजिए गंगा नदी है और गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री के गोमुख से होता है और ये भारत के 4 राज्यों से गंगा नदी भारत के उत्तराखंड से निकल करके उत्तर प्रदेश से निकल करके बिहार से निकल करके झारखंड, पश्चिम बंगाल। तो गंगा नदी कितने राज्यों में बहती है? 5 राज्यों में बहती है। उत्तराखंड से निकलती है, उत्तराखंड से निकल करके उत्तर प्रदेश में आती है। उत्तर प्रदेश में किस जिले से बहती है, किस जिले से प्रवेश करती है? बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। और उत्तर प्रदेश के 27 जिलों से प्रवाहित होती हुई गंगा नदी बलिया से बिहार में जाती है, बिहार से फिर ये झारखंड में जाती है और झारखंड से फिर पश्चिम बंगाल में जाती है और पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में जाती है, जहां इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो इस दरमियान गंगा के बाएं और दाएं तट से अनेक सारी सहायक नदियां आकर के मिलती हैं। जैसे गंगा के बाएं तट से मिलने वाली नदियों में एक आप रामगंगा नदी पढ़ते हैं, रामगंगा नदी, दूसरी वरुणा नदी, तीसरी बेटा घाघरा नदी, गंडक नदी, बूढ़ी गंडक, इसके अलावा कोसी नदी, कोसी और महानंदा। तो ये जितनी भी नदियां हैं वो हिमालय या तिब्बत के पठार से निकलती हैं और ये सभी गंगा के बाएं तट से मिलती हैं। और आप देख रहे हैं कि ये नदियां तो उत्तर वाहिनी है नहीं है। गंगा के दाएं तट से मिलने वाली नदियों में एक नदी बेटा यमुना है, और यमुना की भी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे हिंडन यमुना की सहायक नदी है, चंबल यमुना की सहायक नदी है, बेतवा यमुना की सहायक नदी है, केन यमुना की सहायक नदी है। जो टोंस है बेटा, टोंस गंगा की सहायक नदी है। और फिर इसके बाद में सोन नदी भी गंगा की सहायक नदी है। और पूछा गया है उत्तर वाहिनी नदियाँ, तो पहले तो हमको यही पता होना चाहिए कि भारत में कौन सी नदियाँ उत्तर वाहिनी नदियाँ हैं। तो भारत में आप देखिए कि उत्तर दिशा की ओर जो बहने वाली नदियाँ हैं उनमें एक नदी तो बच्चों चंबल नदी उत्तर दिशा की ओर बहती है, बेतवा उत्तर दिशा की ओर बहती है, केन उत्तर दिशा की ओर बहती है, टोंस उत्तर दिशा की ओर बहती है और सोन भी उत्तर दिशा की ओर बहती है। और इनमें से चंबल, बेतवा, केन ये तो यमुना की सहायक नदियां हैं, टोंस और सोन ये गंगा की सहायक नदियां हैं। लेकिन इनमें उत्तर वाहिनी नदियों में सबसे बड़ी नदी यदि पूछी जाए तो आप बताओगे सोन नदी। और सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सोन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक से होता है, जो मैकाल पहाड़ियों की सबसे ऊंची श्रेणी है, जो सतपुड़ा रेंज के अंतर्गत आएगी। तो सतपुड़ा श्रेणी से यह नदी निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। और सोन नदी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश इत्यादि से प्रवाहित होती हुई बिहार में पटना के समीप जाकर के गंगा नदी से मिल जाती है। यूपी में सोन नदी अगर पूछा जाए किस जिले से होकर बहती है तो आप बताओगे सोनभद्र। उत्तर प्रदेश में सोन नदी सोनभद्र से होकर बहती है। और इसी सोन की एक सहायक नदी है जिसका नाम है बेटा रिहंद नदी। तो रिहंद नदी किसकी सहायक नदी है? रिहंद नदी सोन की सहायक नदी है। सवाल है कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? तो इसका सही जवाब है सोन नदी। सोन नदी गंगा की एक ऐसी सहायक नदी है जो उत्तर वाहिनी है। नेक्स्ट सवाल, भारत में यारलुंग सांगपो या यारलुंग जांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी। आप जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी को
जब तक ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के पठार में बहती है, जब तक ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के पठार में बहती है, तब तक इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है, सांगपो के नाम से जाना जाता है, सांगपो। और यह नदी भारत में सबसे पहली बार किस राज्य में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश में। तो यह नदी भारत में सबसे पहली बार अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और अरुणाचल में इस नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है। तो यह भी ब्रह्मपुत्र का ही एक नाम है, दिहांग। जैसे अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है। और इसी दिहांग में जब दो नदियां आकर के मिलती है, इनमें से एक नदी का नाम है दिबांग और दूसरी नदी का नाम है बच्चों लोहित। तो जब ये दिबांग और लोहित नदियां सादिया और पासी घाट के निकट आकर के मिलती हैं, तो फिर इस नदी का नाम पड़ जाता है बेटा ब्रह्मपुत्र। तब इस नदी का नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र नाम से ही ये असम में प्रवाहित होती है और असम से फिर ये बांग्लादेश में जाती है, जहाँ पर इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के कुछ नाम हैं, जैसे यारलुंग सांगपो ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है। तिब्बत के पठार में ब्रह्मपुत्र को यारलुंग सांगपो कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी का एक नाम दिहांग है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है बेटा। इसको असम वगैरह में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है, तो ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी, सतलज नदी, उपर्युक्त सभी। असल में ये तीनों नदियाँ लगभग एक ही जगह से निकलती हैं। तिब्बत के पठार में जैसे मानसरोवर झील से सिंधु नदी निकलती है, तो सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मानसरोवर झील से सिंधु नदी का उद्गम होता है। और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के पठार में चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से होता है, सतलज नदी का उद्गम तिब्बत के पठार में राकसताल से होता है। और ये तीनों नदियां लगभग एक ही जगह से निकलती हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर मानसरोवर झील दिया गया है कि मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है, इसलिए इसका बेस्ट आंसर सिंधु नदी है, क्योंकि मानसरोवर झील से ही सिंधु नदी का उद्गम होता है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से होता है और सतलज नदी का उद्गम तिब्बत के पठार में राकस ताल से होता है। नेक्स्ट सवाल, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? उपनदी का मतलब सहायक नदी या ट्राइब्यूटरी। तो इसका सही जवाब है ब्रह्मपुत्र नदी। मानस किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और मानस का उद्गम भूटान से होता है, भूटान से ये बह करके असम में आती है और असम में यह ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। आप जानते हैं मानस नाम का नेशनल पार्क भी है, जो कि असम में पाया जाता है। और जैसे ऐसे ब्रह्मपुत्र नदी है बेटा, तिब्बत के पठार से निकल करके अरुणाचल प्रदेश में आती है, फिर ये बांग्लादेश में जाती है। तो और भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, जैसे बेटा संकोश नदी ये भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। मानस नदी ये भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तीस्ता नदी ये भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। मानस, संकोश और एक नदी पगलादिया नदी ये भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। मानस, संकोश, पगलादिया जैसी नदियों का उद्गम भूटान से होता है। भूटान से बहते हुए ये भारत में आती हैं, असम में आती हैं और असम में ये नदियां ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती हैं। तीस्ता ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदी है और इस तीस्ता नदी का उद्गम सिक्किम से होता है। सिक्किम से निकल करके ये पश्चिम बंगाल में आती है और पश्चिम बंगाल से फिर बांग्लादेश में जाती है तीस्ता नदी, और बांग्लादेश में ये नदी ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है बेटा। ऐसे कामेंग नदी बच्चों, कामेंग नदी भी ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है।
कामेंग नदी भी ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। और स्वर्णवती नदी ये भी ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है, जिसको सुबनसिरी के नाम से भी जाना जाता है। सुबनसिरी, सुबनसिरी, सुबनसिरी। तो सुबनसिरी, ठीक है, अगर हम क्रम से जाएंगे तो सुबनसिरी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कामेंग नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। संकोश, पगलादिया, संकोश, मानस, तीस्ता ये सभी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। और ये तो ब्रह्मपुत्र के दाहिने तट से मिलती हैं। ब्रह्मपुत्र के बाएं तट से मिलने वाली नदियों में एक नदी आप पढ़ोगे बेटा, धनसिरी नदी। धनसिरी, तो कभी पूछा जाए धनसिरी किसकी सहायक नदी है, ये भी बेटा, ये भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और धनसिरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नागालैंड से होता है। तो बेटा ये सभी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हैं। सुबनसिरी, कामेंग, पगलादिया, संकोश, मानस, तीस्ता, धनसिरी। कपली नदी, ठीक है, इस नदी का नाम है बच्चों, इस नदी का नाम है कपली नदी। तो कपली नदी का उद्गम मेघालय से होता है। और ये नदी भी असम में जाकर के ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। और असम का जो कापरूप नगर है वो कपली नदी के तट पर ही स्थित है। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ थीं। नेक्स्ट सवाल, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? इसको हमने डिस्कस कर ही लिया है। इसको सांको के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र भारत, चीन, बांग्लादेश, तिब्बत, बांग्लादेश, भारत। और इसका बेस्ट आंसर है तिब्बत, बांग्लादेश, भारत। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र तिब्बत, बांग्लादेश और भारत, पहला ऑप्शन। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है? तो नर्मदा नदी की जो घाटी है वो बेटा एक तो आपका एक तो बिंद पर्वत पड़ेगा और दूसरा सतपुड़ा पर्वत पड़ेगा। बिंद पर्वत और सतपुड़ा पर्वत। जैसे अगर आप इंडिया के मैप में देखें बच्चों, तो ठीक है, जैसे इंडिया का मैप है ये, इसमें अरावली पर्वत हम लोग पढ़ते हैं, अरावली पर्वत है ये। और इसमें हम लोग बच्चों बिंद पर्वत पढ़ते हैं, ये बिंद रेंज है। ये बच्चों सतपुड़ा रेंज है। और आप जानते हैं कि नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है, तो ये अमरकंटक है। इस प्रकार से नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिर जाती है। और नर्मदा नदी भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है और यह रिफ्ट वैली में भी प्रवाहित होती है। और इस नदी की जो रिफ्ट वैली है वो किन दो पर्वतों के बीच में स्थित है? इस नदी की जो रिफ्ट वैली है वो आपके विंध्य और सतपुड़ा पर्वतों के बीच में स्थित है। तो सवाल पूछा गया है कि नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है? इसका सही जवाब है सतपुड़ा और विंध्य। नर्मदा की घाटी के उत्तर में सतपुड़ा पर्वत है और नर्मदा की घाटी के उत्तर में विंध्य पर्वत है और नर्मदा की घाटी के दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है। और सतपुड़ा पर्वत से ही नर्मदा नदी निकलती है। सतपुड़ा पर्वत से एक नदी और निकलती है जिसको कहते हैं तापी नदी। तापी नदी भी पश्चिम की ओर बहती है और ये भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है। और तापी नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई से होता है बेटा। और नर्मदा जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात 3 राज्यों से बहती है, उसी प्रकार से तापी नदी भी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात 3 राज्यों से बहती है। अगर आपसे पूछा जाए तापी की भ्रंश घाटी किसके बीच में स्थित है या तापी की घाटी किसके बीच में स्थित है, तो आप बताएंगे कि तापी की जो घाटी है, तापी नदी की घाटी के उत्तर में सतपुड़ा पर्वत है और दक्षिण में अजंता और सतमाला की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। ठीक है,
तो नर्मदा किन पर्वत श्रृंखलाओं, सतपुड़ा और विंध्य। और अगर इसकी जगह पर पूछा जाता कि तापी नदी की घाटी किन के बीच में है, तो तापी नदी की घाटी हम लोग बताते सतपुड़ा, यानी तापी नदी के उत्तर में सतपुड़ा पर्वत है और तापी नदी के दक्षिण में अजंता और सतमाला की पहाड़ियां हैं। अजंता और सतमाला की पहाड़ियां हैं और ये दोनों पहाड़ियां कहाँ पर पाई जाती हैं बच्चों? महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। आप जानते हैं कि तापी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है वाघुर नदी, और आपने अजंता और एलोरा की गुफाओं के बारे में भी पढ़ा होगा, सुना होगा, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। तो अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं वो तापी की सहायक नदी वाघुर की घाटी में है, यानी वाघुर नदी अजंता और एलोरा की गुफाओं से होकर के प्रवाहित होती है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट तथ्य है, इसको आप याद रखे रहे। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? डेल्टा का निर्माण, तो बच्चों आप जानते हैं भारत में कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जितनी भी नदियां हैं वो सभी डेल्टा का निर्माण करेंगी, और अरब सागर में गिरने वाली जितनी भी नदियां हैं वो सभी एस्चुरी बनाती हैं। तो भारत में जो बेटा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां हैं, भारत में बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां हैं, जैसे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में हम लोग स्वर्ण रेखा पढ़ते हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में स्वर्ण रेखा, ब्राह्मणी, बैतरणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वैगई, ताम्रपर्णी। ठीक है, तो स्वर्ण रेखा नदी हो गया, बैतरणी नदी हो गई, ब्राह्मणी नदी हो गई, या इसके महानदी हो गई, ऋषिकुल्या नदी हो गई, वंशधारा नागावली नदियाँ हो गई, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, ताम्रपर्णी नदी, वैगई नदी, पेन्नार नदी, पलार नदी, ये भारत की प्रमुख नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो इन नदियों में से कोई भी नदी एस्चुरी का निर्माण नहीं करेगी बल्कि डेल्टा का निर्माण करेगी। एक बार हम और इनके नाम लिखे देते हैं, ठीक है। जैसे बेटा क्रम से आप इन कुछ नदियों के नाम याद कर लेना। स्वर्ण रेखा नदी के बाद में बेटा वैतरणी के बाद में ब्राह्मणी के बाद में महानदी के बाद में ऋषिकुल्या नदी जो कि उड़ीसा में बहती है, ऋषिकुल्या नदी, और ऋषिकुल्या नदी के बाद में वंशधारा एवं नागावली, वंशधारा नागावली। इसके बाद में फिर बच्चों आता है गोदावरी के बाद में कृष्णा के बाद में पेन्नार के बाद में पलार के बाद में पोन्नैयार नदी, और इसके बाद में वैगई नदी, और वैगई के बाद में ताम्रपर्णी नदी। तो ये जितनी भी नदियां हैं वो सब बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और इसलिए क्या बनाएंगी बेटा, डेल्टा का निर्माण करेंगी। और आपसे सवाल पूछा गया है कि कौन सी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, तो महानदी डेल्टा का निर्माण करेगी, गोदावरी, कावेरी। डेल्टा का निर्माण कौन नहीं करेगी बच्चों, नर्मदा। क्यों? क्योंकि नर्मदा बंगाल अरब सागर में गिरती है और अरब सागर में गिरने वाली जितनी भी नदियाँ वो सब एस्चुरी बनाती हैं। जैसे अरब सागर में गिरने वाली नदियों में अगर हम देखें तो एक नदी हमको मिलती है बेटा साबरमती नदी, ये अरब सागर में गिरती है खंबात की खाड़ी में। एक हमको मिलती है बेटा माही नदी, नर्मदा के बाद में तापी नदी, और इसके अलावा भी गुजरात में जैसे आपको मिलेगा सतरंजी नदी, भादर नदी, ये गुजरात में बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। अगर आप गोवा में आओगे तो गोवा में आपको मांडवी, जुआरी, राचोल ये नदियां गोवा में बहती हैं और ये अरब सागर में गिरती है। गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी के तट पर स्थित है। और इसके अलावा अगर आप कर्नाटक में आते हैं तो कर्नाटक में भी कुछ नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिम से निकलती हैं और वो भी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है।
नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो भारत में आप दो नदियों के नाम याद रखेंगे, एक तो नर्मदा नदी और दूसरी बेटा तापी नदी। नर्मदा नदी और तापी नदी, ये दोनों ही नदियां भ्रंश घाटी से होकर के बहती हैं। नर्मदा की जो भ्रंश घाटी है वो किन दो पर्वतों के बीच में स्थित है? नर्मदा की जो भ्रंश घाटी है वो विंध्य और सतपुड़ा पर्वतों के बीच में स्थित है। और तापी की जो भ्रंश घाटी है वो सतपुड़ा और अजंता तथा सतमाला पहाड़ियों के बीच में स्थित है। अजंता तथा सतमाला पहाड़ियों के बीच में स्थित है। भ्रंश घाटी बच्चों किसे कहते हैं? आप जानते हैं कि यदि चट्टानों में दो पैरेलल फाल्ट बन जाए, मान लीजिए एक फाल्ट ये है और एक फाल्ट ये है, यदि चट्टानों में दो पैरेलल फाल्ट बन जाए तो इन फाल्ट के सहारे जो बीच का भाग है वो नीचे धंस जाए और इनके जो अगल बगल के एरिया है वो बेटा स्थिर रहे, अगल बगल के जो एरिया है वो स्थिर रहे, तो ये जो घाटी बनी हुई है इस घाटी को भ्रंश घाटी के नाम से जाना जाता है। तो भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली किसे कहते हैं? तनाव बल के कारण अथवा दबाव बल के कारण, यदि चट्टानों में दो पैरेलल फाल्ट बन जाए और उन पैरेलल फाल्ट के सहारे बीच का भाग नीचे धंस जाए और अगल बगल के भाग स्थिर रहे, तो जो बीच का भाग नीचे धंसा हुआ है उसे भ्रंश घाटी के नाम से जाना जाता है। तो भारत में अगर भ्रंश घाटियों के उदाहरणों को देखें तो एक नर्मदा नदी की घाटी भ्रंश घाटी के अंतर्गत आती है और दूसरा बच्चों तापी नदी की घाटी भ्रंश घाटी के अंतर्गत आती है। इसके अलावा अगर पूछा जाए दुनिया की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी क्या है, तो अफ्रीका महाद्वीप में पूर्वी अफ्रीका में जो बेटा भ्रंश घाटी पाई जाती है वो दुनिया की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी है। नेक्स्ट सवाल देखो, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है, ये हमने सीख लिया। नर्मदा नदी कितने राज्यों में बहती है? नर्मदा नदी 3 राज्यों में बहती है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात। और इसी नर्मदा नदी पर आप जानते हैं केवड़िया में नर्मदा नदी के किनारे ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति स्थापित की गई जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का नाम दिया गया है बच्चों। इसके अलावा जो सरदार सरोवर डैम गुजरात में बना हुआ है वो भी नर्मदा नदी पर भी बना हुआ है। नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर डैम, बरगी डैम, ये सारे के सारे डैम मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर बने हुए हैं। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो कावेरी नदी का उद्गम होता है कर्नाटक में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ कहाँ पर पड़ती हैं बच्चों? कर्नाटक में। तो कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। और कावेरी नदी भारत में कितने राज्यों से बहती है? कावेरी नदी भारत में 2 राज्यों से बहती है। इनमें से एक राज्य है कर्नाटक और दूसरा राज्य है तमिलनाडु। एक राज्य है कर्नाटक और दूसरा राज्य है तमिलनाडु। और यदि पूछा जाए कावेरी जल विवाद किन दोनों राज्यों के बीच में है तो भी आप बताएंगे कावेरी जल विवाद का संबंध कर्नाटक और तमिलनाडु से है। कर्नाटक और तमिलनाडु। कावेरी नदी आप जानते हैं प्रायद्वीपीय भारत की एक ऐसी नदी है जिसमें पूरे साल जल रहता है और इसे सतत वाहिनी नदियों की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि कावेरी नदी का जो अपर कैचमेंट एरिया है, कावेरी नदी का जो अपर कैचमेंट एरिया है उसको दक्षिण पश्चिम मानसून से जल प्राप्त होता है और कावेरी नदी का जो लोअर कैचमेंट एरिया है उसको लौटते हुए मानसून अर्थात उत्तर पूर्वी मानसून से जल प्राप्त होता है। इसलिए कावेरी नदी में पूरे साल जल रहता है बच्चों। और कावेरी नदी का जो बेसिन है उसे दक्षिण भारत में चावल के कटोरे के रूप में भी जाना जाता है। तो पूछा जाए भारत में दक्षिण में चावल का कटोरा क्या कहलाता है, तो आप बताएंगे कावेरी नदी का जो बेसिन है वो दक्षिण में चावल के कटोरे के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित नदियों में किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है।
और यदि पूछा जाए कि बूढ़ी गंगा किसे कहते हैं, बूढ़ी गंगा, तो भी आप बताना बच्चों, बूढ़ी गंगा किसे कहा जाता है, गोदावरी को बूढ़ी गंगा कहते हैं। इसके अलावा इससे बेटा दक्षिण गंगा तो हमने सीख ही लिया है। और ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। अगर पूछा जाए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, तो आप बताएंगे बेटा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी। और इसकी कुल लंबाई करीब 1465 किलोमीटर है। इसका उद्गम कहाँ से होता है बच्चों, इसका उद्गम महाराष्ट्र से होता है। महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर, तो महाराष्ट्र में नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से इस नदी का उद्गम होता है। कितने राज्यों में बहती है बेटा, ये महाराष्ट्र से निकलती है, महाराष्ट्र से निकल करके तेलंगाना जाती है, और तेलंगाना से निकल करके आंध्र प्रदेश जाती है। और आंध्र प्रदेश में राजमुंद्री के समीप ये अपने डेल्टा का निर्माण करती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो ये गोदावरी है। और यदि गोदावरी की सहायक नदियाँ पूछी जाएं, तो जैसे ये गोदावरी नदी है, जैसे बच्चों ये गोदावरी नदी है, तो गोदावरी की सहायक नदियों में बाएं तट से मिलने वाली इसकी जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है बच्चों मांजरा नदी। और वैसे भी गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, मांजरा नदी का उद्गम महाराष्ट्र से होता है। महाराष्ट्र से निकल करके ये तेलंगाना में जाकर के बच्चों किस में मिल जाती है, गोदावरी नदी में जाकर के मिल जाती है। तो गोदावरी के जो दाएं तट से मिलने वाली नदी है, प्रमुख नदी, वो मांजरा ही है। और गोदावरी के बाएं तट से मिलने वाली नदियों में जैसे एक नदी बच्चों पेनगंगा है, ये महाराष्ट्र से निकलती है, पेनगंगा है। दूसरी इसमें बेटा एक नदी आएगी वर्धा, पेनगंगा वर्धा। और फिर इसमें एक नदी और आकर के मिल जाती है जिसको बोला जाता है वेनगंगा। ये वर्धा और वेनगंगा, ये दोनों नदियां मध्य प्रदेश में सतपुड़ा श्रेणी से निकलती हैं। वर्धा और वेनगंगा, ये दोनों नदियां मध्य प्रदेश में सतपुड़ा श्रेणी से निकलती हैं। पेनगंगा नदी महाराष्ट्र में अजंता की पहाड़ियों से निकलती है। तो देखिए पेनगंगा और वर्धा का जल महाराष्ट्र में मिल जाता है, और फिर आगे चल करके वेनगंगा का जल भी इन दोनों नदियों की धाराओं में मिल जाता है। और जैसे ही वेनगंगा नदी का जल इन दोनों नदियों के संयुक्त जल में मिल जाता है, तो फिर बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक इस नदी का नाम पड़ जाता है बच्चों प्राणहिता। तो प्राणहिता भी गोदावरी की एक सहायक नदी है। और प्राणहिता बनती कैसे है, आप मोटे मोटे तौर पर ऐसे समझ सकते हैं कि पेनगंगा और वर्धा का जो संयुक्त जल है, जब उसमें वेनगंगा नदी आकर के मिलती है तो इसको प्राणहिता के नाम से ही जाना जाता है। और ये सभी नदियां महाराष्ट्र में ही आकर के मिलती हैं बच्चों। और फिर इसके बाद में इसकी एक सहायक नदी है बेटा इंद्रावती किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की है, बहुत इंपॉर्टेंट सहायक नदी है। इसका उद्गम बच्चों कहाँ से होता है, उड़ीसा से। इसका उद्गम उड़ीसा में पूर्वी घाट पर्वत से होता है। उड़ीसा से निकल करके ये छत्तीसगढ़ में आती है। छत्तीसगढ़ में बस्तर क्षेत्र की ये प्रमुख नदी है बेटा। और फिर आकर के ये आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी से जाकर के मिल जाती है। इसी की एक सहायक नदी और है जिसे सबरी के नाम से जाना जाता है, जिसे सबरी के नाम से जाना जाता है, और इसे कोलाब के नाम से भी जाना जाता है। तो सबरी और कोलाब, इसका भी उद्गम कहाँ से होता है बेटा, इसका भी उद्गम उड़ीसा से होता है।
और इसी सबरी की एक सहायक नदी है जिसे बोलते हैं बेटा सेलेरू। सबरी की एक सहायक नदी है सेलेरू। सेलेरू का एक नाम और है जिसे मचकुंड नाम से जाना जाता है, जिसे मचकुंड नाम से जाना जाता है। तो ये परियोजना पूछी जाती है पेपर में कि मचकुंड परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो आप बताते हैं आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की संयुक्त परियोजना है। और वास्तव में मचकुंड नदी बेटा क्या है, सेलेरू को ही मचकुंड नदी कहते हैं। और सेलेरू किसकी सहायक नदी है, सबरी या कोलाब की सहायक नदी है। और सबरी किसकी सहायक नदी है, ये गोदावरी की सहायक नदी है। इसका उद्गम कहाँ से होता है बच्चों, इसका उद्गम उड़ीसा से होता है। और आज के सेशन का एक आखिरी सवाल हम डिस्कस करेंगे। नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती का सही अनुक्रम क्या है। तो आप जानते हैं गोदावरी की लंबाई कितनी है बेटा, 1465 किलोमीटर। महानदी की लंबाई 858 किलोमीटर। और नर्मदा की लंबाई करीब करीब 1320 या 1312 किलोमीटर। और तापी की लंबाई करीब करीब 724 किलोमीटर के आसपास है। तो देखिए इसमें कौन सा सही होगा, गोदावरी से नर्मदा, नर्मदा से महानदी और महानदी से तापी, इसलिए इसका बच्चों सही ऑप्शन हो गया सेकेंड। ठीक है, तो आज के सेशन में हमने भारत की नदियों से संबंधित 25 सवालों को डिस्कस किया हुआ है। और आगे भी हम बहुत जल्द बच्चों नदियों, अभी भारत की नदियों का जो प्रैक्टिस है पूरी नहीं हुई है, तो आगे हम 1-2 वीडियो के माध्यम से भारत की नदियों की आपको पूरी प्रैक्टिस करा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।